ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर हमारी फीमेल लीड जून बैठी होती है और वह अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रही होती है कि उसके दादी के सर्जरी के लिए उसे 5 लाख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वह पैसे कहाँ से लाएगी। इसलिए वह अपने गांव जा रही होती है उन पैसों को लाने के लिए। तभी उसी बस में हलचल शुरू हो जाती है और कुछ लोग एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आदमी इस बस के अंदर आ गया है और उसका नाम जॉन है। तभी हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है जिसे देखने के बाद सारे लोग भाग रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन तुरंत उसके पास जाती है क्योंकि जॉन को चोट आई थी। वह उसके हाथों पर बैंडेज करना शुरू कर देती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम आसानी से ठीक हो जाओगे तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जून के इन अदाओं पर हमारा हीरो पिघल जाता है और फिर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे सीधा प्रपोज कर देता है, यह कहकर कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और अब से तुम मेरी हो, और उसे तुरंत किस करने लग जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन तुरंत से कहने लग जाती है कि मेरा एक हस्बैंड है, क्योंकि जून को यह बातें पसंद नहीं आ रही थीं और उसे बहाना बनाना था। इसलिए वह जाने अनजाने में हमारे हीरो का ही नाम अपने हस्बैंड के तौर पर ले लेती है। इसे सुनने के बाद तो हमारा हीरो हंसना शुरू कर देता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है कि यह क्या बातें कर रही हैं। तभी वहाँ पर जॉन के आदमी आ जाते हैं और उसको बॉस कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं। इसे सुनने के बाद हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है कि यह तो पास उल्टा ही पड़ गया। तब उसे पता चल जाता है कि जिसका वह नाम लेकर अपना हस्बैंड कह रही थी वह कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ, तुम तैयार रहना। अब जून को जिस स्टेशन पर उतरना था वह स्टेशन भी आ गया था, इसलिए वह जॉन को जोरदार थप्पड़ मार देती है और भागकर बस से नीचे उतर जाती है। जॉन के आदमी उसके पीछे जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जॉन उन्हें रोक देता है, यह कहकर कि वह तुम्हारी भाभी है और तुम लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर उसका आदमी कहता है कि वह आपको थप्पड़ मारकर चली गई और आप उसको अभी भी प्यार से देख रहे हो। इसके बाद जॉन उन लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए, वह भी एक दिन के अंदर। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आई होती है अपनी दादी के ऑपरेशन के पैसों के लिए। वहाँ पर अंदर आते ही जून की मॉम उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है, यह कहकर कि तुम लोग तो गांव के गंवार हो, आखिर यहाँ पर अब क्या मांगने के लिए आए हो। जिस पर जून कहती है मुझे अपनी दादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, जिस पर जून की मॉम उससे साफ साफ मना कर देती है। और इसके बाद जून उन लोगों से कहती है कि अगर मुझे याद हो तो मेरी दादी ने ये घर मेरी मम्मी को दिया था, तो इसमें हमारा भी शेयर है, और जब से मेरी मम्मी गई है मेरे डैड ने आप दोनों को इस घर पर राज करने के लिए रख लिया है और मुझे और मेरी दादी को गांव में अकेले रहना पड़ता है। तो इन चीज़ों में डील करने से अच्छा है कि आप मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम लोग बस इतने में ही खुश हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर जून के डैड उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशानी से चल रही है, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। और फिर जून को वह लोग रेस्ट रूम में भेज देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जून के जाते ही जून की स्टेप मॉम और उनकी बेटी चढ़ना शुरू कर देती हैं कि डैड आपने यह क्या किया, वह तो बुढ़िया है, मर ही जाएगी, उसके पीछे 5 लाख रुपए आपको खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जून के डैड उससे कहते हैं कि अगर मैं इसमें हिस्सा उसे दे देता हूँ तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 5 लाख रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब इधर हम जून को देखते हैं जो कि रेस्ट रूम में होती है और उसे कॉल आता है उसकी दादी का। उसकी दादी उधर से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे से पहुंच गई, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दे दिए। इसके बाद जून अपनी दादी से कहती है कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्होंने मेरा वेलकम भी बहुत ही अच्छे से किया और अब उन्होंने मेरे लिए ब्रंच भी बहुत अच्छा बनाया है, मैं यहाँ पर 2 दिन तक रहूँगी। इसके बाद दादी फ़ोन रख देती है। इधर जून अपने मन में सोच रही होती है कि 2 दिन तक यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रहना है और एकदम स्ट्रॉन्ग फील करना है। इधर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि पूजा कर रहा होता है अपने घर पर, और तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जून के रिलेटेड सारी जानकारी लेकर और उसे दे देता है।
जिसे देखने के बाद जब पता चलता है हमारे हीरो को कि जून एक होटल में काम करती है, तब वह अपने असिस्टेंट से कहकर वहां से निकल जाता है कि मैं काम करके आता। इसके बाद इधर हम जून को देखते हैं जो कि एक होटल में होती है और वहां पर उसको साफ सफाई का काम मिला होता है, जिसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होती है और वह अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। उसके साथ एक उसकी चुड़ैल दोस्त भी होती है जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाह रही होती है। अब वहाँ पर होटल की सुपरवाइज़र आ जाती है, तो जून की दोस्त उसको इंट्रोड्यूस करवाती है सुपरवाइज़र के आगे। जून भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, तो सुपरवाइज़र जून से बस इतना ही कहती है कि गांव के गंवार लोगों को हम लोग अपने होटल में काम नहीं देते, तो तुम इस होटल से आराम से निकल जाओ, हमें कोई भी गरीब नहीं चाहिए। तभी उसके आसपास जो लोग खड़े थे वह लोग भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, गरीबी तो हमें भी पसंद नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जून उन लोगों से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भले गांव के गंवार हैं लेकिन दूसरों का बुरा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर जैसे ही जून पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी वहां पर जॉन की एंट्री हो जाती है और एकदम ग्रैंड एंट्री वह होटल में लेता है। अब इधर सुपरवाइजर जैसे ही जून को धक्का देती है तो हमारा हीरो आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर जॉन के सारे लोगों की एंट्री हो जाती है और फिर जैसे ही वह लोग जून को भाभी कहकर बुलाते हैं तो सुपरवाइजर भी शॉक हो जाती है कि आखिर इस गांव की गंवार को भाभी क्यों बुलाया जा रहा है। तभी जॉन जून से कहता है कि अगर तुम्हें यह लोग परेशान कर रहे थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुमने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इसके बाद जून उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और फिर जॉन वहां खड़ी सुपरवाइजर से कहता है कि इसका हस्बैंड इसके साथ हमेशा इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। तभी जॉन का आदमी आता है और सुपरवाइजर का हाथ मरोड़ कर उसे गिरा देता है। सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर होटल का इंचार्ज भी आ जाता है जो जॉन को देखकर कहने लग जाता है कि आप आखिर यहाँ पर क्यों आ गए, आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों करना पड़ा। तभी जून कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर काम है, तो तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझे काम करने दो। तभी जॉन अपने आदमियों से बहुत सारा पैसा मंगवा लेता है और वह सब वह होटल के ओनर को दे देता है और कहने लग जाता है कि यह पैसे काफ़ी हैं इस होटल को खरीदने के लिए, जिस पर वह उसे पैसे ले लेता है और जॉन उस होटल को जून के नाम पर खरीद लेता है। जैसे ही वह पेपर्स दे देता है तो जून उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नया होटल चाहिए। तभी जॉन 4 मंगवाता है और ज़बरदस्ती जून को उस पर बैठा देता है और जून से कहता है मुझे वह लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो किसी और के लिए काम करती हैं। अगर तुम्हें काम करना पसंद है तो मैं तुम्हें एक कंपनी दिला दूंगा, तुम उसके साथ खेलते रहना। अब जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग जून को ही बॉस मानना शुरू कर देते हैं। अब जो सुपरवाइजर थी वह नकचड़ी थी, वह अपने मन में बदला लेने का सोच रही थी। तभी जून गुस्से से उठती है और फाइलें फेंक कर कहने लग जाती है कि मुझे कोई काम नहीं करना है। तभी जॉन उसे प्यार से समझाता है कि तुम मेरी हो और जो मेरा है उसको मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा, इसलिए चलो फटाफट से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद जून कहती है कि पागलों जैसी बात मत करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि जानने में तो कोई भी बुराई नहीं है, चलो अभी ही जान लेते हैं। तभी जॉन का आदमी वहां पर उनकी सारी पहचान लेकर आ जाता है और जॉन अपना इंट्रोडक्शन उसे देना शुरू कर देता है। जून वहां से जाने लगती है तब जॉन उसे दोबारा अपनी गोद में उठा लेता है और फिर ज़बरदस्ती उसे बेड पर लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि यह अच्छी जगह होगी मुझे अपना परिचय देने के लिए। जिसके बाद वह जून का हाथ लेता है और उसे खुद की बॉडी से टच करवाकर उसे किस करना शुरू कर देता है। हमारी हीरोइन कहती भी है कि प्लीज़ मुझसे दूर जाओ, मेरे इतना पास मत आओ, लेकिन जॉन उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और कहना शुरू कर देता है कि प्लीज़ शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, और वह उसे किस करना शुरू कर देता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि इस भ्रम में रहना छोड़ दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी जॉन रुक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी दादी को पैसे चाहिए ना, मेरे पास वो पैसे हैं, तो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं वो पैसे तुम पर खर्च करने को तैयार हूँ। यह सुनने के बाद जून कहने लग जाती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे तरीके से की है, पर मैं अपना पैसा सिर्फ खुद ही खर्च करती हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है कोई बात नहीं, अगर अभी भी तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी के भी साथ अट्रैक्ट हो जाता हूँ? और यह कहकर वह दोबारा किस करना लग जाता है। तभी जून दोबारा कहती है कि मेरा एक फियांसे है।
ये सुनकर तो जॉन पीछे ही हट जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम देता हूँ, इस चीज़ को तुम खुद ही सॉल्व करोगी और मैं कल ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। अब जून भी वहाँ से बाहर चली जाती है। होटल के बाहर आते ही हम जून को देखते हैं। वह एक आदमी से टकराती है जो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का प्यार होता है, मिंग। और वह उसको देखते ही कहने लग जाता है कि मैं ही तुम्हारा फियांसे हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी दादी को 5 लाख रुपए चाहिए और वह मेरे पास है, इसलिए कुछ भी हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यह लो मेरा कार्ड और इसमें 5 लाख रुपए हैं। जिसके बाद जून तो अपने मन में खुश हो ही जाती है कि इसने बचपन से आज तक हमेशा मुझे बचाया है, इसलिए मुझे इससे प्यार हुआ है। तभी मिंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जून को प्रपोज कर देता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। जिस पर जून उससे कहती है कि चलो हम लोग कल ही शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जून कहती है कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिससे हम लोग घर जा सकते हैं। अब मिंग स्कूटर ड्राइव करता है और पीछे हमारी हीरोइन बैठी होती है। यह लोग दोनों बहुत ही प्यार से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में जॉन की गाड़ी इन्हें देख लेती है। यह लोग तो रास्ते में धीरे ही जा रहे थे, लेकिन जॉन की गाड़ी अचानक से इनके आगे आकर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद यह लोग थोड़ा डर तो जाते हैं कि आखिर किसकी है। तभी जॉन अपना शीशा नीचे करके इन्हें देखता है और फिर जून अपना मुंह छुपाना शुरू कर देती है। मिंग तो जॉन को पहचान गया था, इसलिए वह उसको हेलो भी कहता है। और फिर जून के मोबाइल पर कुछ पेमेंट आता है। वह उसको देखती है तो वह 10 अरब रुपए होते हैं। इतना ज़्यादा पैसा देखने के बाद तो वह शॉक ही हो जाती है। और साथ में नीचे जॉन उसको मैसेज करता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ एक स्कूटर पर नहीं देख सकता, अभी जाकर एक स्पोर्ट्स कार खरीद लो खुद के लिए। जिसके बाद जून उस मैसेज को भी इग्नोर कर देती है और फिर ये लोग चले जाते हैं। इधर जॉन का असिस्टेंट उसे कहता है कि भाभी तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बन रही है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कोई भी कमेंट करने से पहले अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें अगर निकाल दूंगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं कल ही उससे शादी करने वाला हूँ तो तुम्हें उसके लिए गिफ्ट तैयार करना है, तो इस चीज़ पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं इधर मिंग को, जो कि जून को लेकर उसके घर पर आ जाता है। और जून के पेरेंट्स और एक आदमी भी हॉल में होता है, जो कि जून को देखकर कुछ अजीब तरीके के रिएक्शन देता है। और फिर जून की स्टेप सिस्टर उस आदमी से जब पूछती है कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है, तब वह आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम चलेगी। जून को वहाँ पर कुछ अनकंफर्टेबल फील तो होता है। वह मिंग को ये बात बताती है, लेकिन मिंग उसको इग्नोर कर देता है। तब वह बूढ़ा आदमी भी उठकर वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं जून की फैमिली वहाँ पर होती है, जो कि जून और मिंग को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं और उनके अगले दिन शादी करने के फैसले को भी सपोर्ट करते हैं और जून के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं जून को हैप्पी मैरिज विश करके। और फिर जून की स्टेप सिस्टर जैसे ही उसके पास आती है उसको हैप्पी मैरिज विश करने के लिए, तो वह नीचे से मिंग का हाथ भी पकड़ लेती है। इससे हमें पता चलता है कि मिंग जून को चीट कर रहा था और फिर वह वहाँ से चली जाती है। जून को यह चीज़ें अजीब लगती हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। जिसके बाद इधर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जून पूरी तरह से तैयार होकर अपनी शादी के लिए खड़ी थी और बैंक्वेट में खड़ी थी। जून के डैड अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वहीं पर उसकी स्टेप माँ और स्टेप सिस्टर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा छेड़ रहे थे। वह लोग आपस में जॉन को लेकर बात कर रहे थे कि कहीं वह आकर आज तमाशा ना खड़ा कर दे, जिससे कि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जिस पर जून भी अपने मन में यही सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी अब यह लोग बातें खत्म करके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जून के डैड उससे कहते हैं कि फाइनली आज तुम शादी कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने एक अच्छा घर ढूंढा है। अब जैसे ही दूल्हे की एंट्री होती है तो वहाँ पर मिंग नहीं बल्कि कोई और ही होता है, जिसको देखने से तो जून भी डर जाती है और फिर कहने लग जाती है कि मेरी शादी तो किसी और से होने वाली थी, आखिर यह आदमी है कौन। जून के डैड और उनका परिवार तो चले जाते हैं उसे दूल्हे के पास और उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जून भी उस आदमी के पास जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। जिस पर वह जून से कहता है कि मैं तो तुमसे शादी करने आया हूँ। जिस पर जून कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, और जैसे ही वह दोबारा कहता है कि मैं ही तुम्हारा दूल्हा हूँ, तो जून वहाँ पर शॉक हो जाती है। जिसके बाद जून के डैड भी उससे कहते हैं कि हाँ, ये सच कह रहा है,
यही तुम्हारा दूल्हा है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच लगते हो। कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है जिससे मैं शादी करना चाहती थी, वह कहाँ है, और फिर फ़ोन मिलाना शुरू कर देती है मिंग को, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। तब वहाँ पर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि वह तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तुम ही ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी जून वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है तो वह उस बूढ़े को सही जगह पर लात मारती है और वहाँ से फरार हो जाती है। तभी पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर ही उसके सर पर एक ज़ोरदार डंडा मारती है, जिससे हमारी जून गिर जाती है और उसे फिर पकड़ लिया जाता है। अब वह बूढ़ा हमारी जून से कहता है कि तुम तो भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, अब तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और जून बार बार इस चीज़ से मना कर रही थी। जिसके बाद वह लोग जून से कहते हैं कि तुम्हारी दादी को ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन यह शादी करने पर तुम्हें 5 मिलियन देने वाला है, तो तुम सोच लो अपना फ़ायदा। जिसके बाद उसकी बहन भी कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम लोग परफेक्ट मैच भी लगते हो। जिस पर वह बूढ़ा कहने लग जाता है, माना मैं थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा। वैसे भी मैंने पंडित जी से चेक करवाया था तो मेरी लाइफलाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। हमारी जून की यहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो जून अपने डैड से कह रही थी कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, मुझे पता है, इसलिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर जून के डैड कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वह तुम्हारे सामने है। और फिर यह कहकर वह लोग जून को ज़बरदस्ती शादी के लिए ले जाते हैं। इधर हमारा हीरो अपने दहेज के साथ तैयार हो जाता है उसे शादी करने के लिए, और बहुत सारे गोल्ड और डायमंड ले लेता है। तभी उसका एक असिस्टेंट आकर बताता है कि जून तो किसी और के साथ शादी करने वाली है, जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है। और फिर वहाँ पर जॉन अपने सारे लोगों को बुलाता है और कहता है कि उसको किसी और के साथ शादी नहीं करने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपने लोगों को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे ट्रैफिक भी मिलता है, लेकिन वह एक आदमी का बाइक ले लेता है और फिर बदले में उसको बहुत सारा पैसा दे देता है। जिसके बाद वह आदमी भी खुशी खुशी बाइक हमारे हीरो को दे देता है और फिर हमारा हीरो उस बाइक को लेकर निकल जाता है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं शादी का सीन, जहाँ पर हमारी जून के मुंह में कपड़े को ठूंस दिया गया था और ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई जा रही थी। तभी वहाँ पर बाइक से उड़ते हुए एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की, और वह हेलमेट उतारते ही सबसे पहले जून को देखता है। और फिर वहाँ पर आए सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतना हैंडसम बंदा यहाँ पर क्या करने आया है। सबसे ज़्यादा तो मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाते हैं जून की स्टेप सिस्टर के। जिसके बाद जून के डैड तो पहचान जाते हैं कि यह जॉन है। तभी वह जैसे ही ग्रीट करने के लिए सामने आते हैं, तब जॉन उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। वह बूढ़ा जैसे ही सामने आता है उसे भी ज़ोरदार लात पड़ती है, और जो कोई भी बीच में आता है उसे भी मार पड़ती है। फिर जॉन चला जाता है जून के मुंह से कपड़ा हटाने के लिए, और फिर उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें दोबारा परेशान किया गया, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, यह कितना गलत बात है। जिसके बाद जून के डैड कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, तुम्हारे इसका साथ क्या रिलेशनशिप है। जिसके बाद जॉन जून के कान में कहता है कि तुम्हें इन लोगों को बता देना चाहिए था कि तुम मेरी वाइफ हो। जिस पर जून के डैड कहते हैं पागलों वाली बात मत करो। तब जून अपने मुंह से ही सबके सामने कह देती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड जॉन है। सारे वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, और फिर लोग जैसे ही बातें बनाते हैं तभी जॉन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उनके हाथों में हंटर होता है। अब जॉन जून से कहता है कि तुम्हें जिन लोगों ने परेशान किया तो मैंने अपने हिसाब से सजा दे सकती हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने से कोई नहीं रोकेगा। जिसके बाद जॉन के आदमी जून के पूरे परिवार को पकड़कर ज़मीन पर बैठा देते हैं, और फिर जॉन हंटर लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि तुमने मेरी औरत को परेशान करने की कोशिश की है तो मैं तो कोई नहीं छोड़ूंगा। तभी जॉन हंटर दे देता है जून के हाथों में और कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, शुरू करो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी लेकिन तुम कर नहीं पा रही थी। जून भी एकदम गुस्से में आ जाती है और फिर अपने डैड के पास जैसे ही जाती है तो उसके डैड उससे कहने लग जाते हैं कि तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। जिस पर जून उससे कहती है कि अगर आप मेरे डैड होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। यह कहकर उन्हें ज़ोरदार हंटर मारती है। फिर वह अपनी स्टेप मॉम को मारती है, स्टेप सिस्टर को मारती है और फिर उस बूढ़े को भी मारती है। बूढ़ा तो मार खाने लायक भी था। जिसके बाद जॉन उसके पास जाता है,
उससे कहता है कि ज़्यादा पनिशमेंट मत दो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर ज़बरदस्ती उसे किस कर लेता है सबके सामने, और फिर उससे कहना शुरू कर देता है कि तुमने मुझसे छुपकर तो शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन देखो तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। तुम जिसको शादी करना चाहती थी वह तो भाग ही गया। मैं क्या तुम्हारे लायक नहीं हूँ जो तुम मुझसे भागती रहती हो। तभी वहाँ पर जॉन के लोग बहुत सारा दहेज का सामान ले आते हैं, और फिर ज़बरदस्ती जॉन उनको एक्सेप्ट कर लेता है और जून से शादी करने का मन बना लेता है। अब हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह जून को ज्वेलरी से भर देता है। जितनी जून की वजन होती है उससे ज़्यादा तो उसके शरीर पर ज्वेलरी ही होती है, जो उससे कह रही होती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम ज़बरदस्ती मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। जिसके बाद जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यह ज़बरदस्ती वाली शादी हो जाती है। सब लोग जून को ऑफिशियली अपनी भाभी मान लेते हैं। तभी जॉन जून के कान में कहता है, तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा, क्योंकि यह शादी एक तरफा है। जिसके बाद जून को लेकर जॉन जा ही रहा होता है, तब अचानक से जून की तबीयत खराब हो जाती है। वह उसे अपने गोद में उठा लेता है और फिर फटाफट से घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में शुगर लेवल की कमी हो गई थी, इसलिए वह बेहोश हो गई। जिसके बाद जैसे ही जॉन उसे शुगर सिरप पिलाता है, तब भी वह पी नहीं रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी अचानक जॉन को कुछ काम आ जाता है, तब वह जून को अकेला छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद जून को एक कॉल आता है और वह अचानक से भागने का प्लान बना लेती है, और फिर वह भाग भी जाती है। जैसे ही जॉन अपना काम खत्म करके रूम पर आता है तो जून उसे नहीं मिलती और वह समझ जाता है कि जून भाग गई है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट भी कहता है कि यह तो भाभी ठीक नहीं कर रही हमारे साथ, पता नहीं उन्हें क्यों हमेशा हमसे भागना होता है। जिस पर जॉन उसे कहता है, दिमाग अपना काम लगाओ और भाभी को ढूंढने पर ध्यान दो, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब हम इधर जून को देखते हैं, जो कि अपनी दादी से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनकी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए जून तुरंत आते ही अपनी दादी से कहने लगती है कि हॉस्पिटल चलो, आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बीमारी अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तो आपको हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए। जिसके बाद जून दादी को उठाकर हॉस्पिटल ले जा ही रही होती है कि उनके घर पर जून की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आ जाती हैं और उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। तभी उनकी स्टेप मॉम सबके सामने कहने लग जाती है कि जून ने हमारे साथ बहुत गलत किया और उनकी बेइज्जती करने लग जाती है। तब वहाँ पर खड़े सारे गांव वाले जून का ही साइड ले लेते हैं, यह कहकर कि तुम लोग जून को क्या कह रहे हो, जब तुम लोग खुद ही एक चीटर परिवार से हो और दूसरों का परिवार खत्म करके खुद का परिवार बनाया है, तो तुम लोगों का तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर अब इन लोगों की बहुत बड़ी बहस हो जाती है, जिसमें जून की दादी को उसकी स्टेप मॉम बता देती है कि जून शादी करने वाली है किसी और लड़के से, वह मिंग से शादी नहीं करने वाली। यह सुनने के बाद तो जून की दादी की हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि वह तो जून से कह रही थी कि बचपन से वही तुम्हारा फियांसे है, तुम लोगों की सगाई भी हो चुकी थी। फिर वह अपना डिसीजन जून को कहने लग जाती हैं कि क्या यह बात सच है। इस पर जून की स्टेप सिस्टर अब जॉन के बारे में पूरे गांव वालों को बताना शुरू कर देती है कि वह कितना बड़ा गैंगस्टर है, उसके सामने सब आने से डरते हैं। और इधर जून की दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। वह जून से इतना ही कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे तो तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। एक गैंगस्टर से शादी करने का फैसला बहुत ही ज़्यादा गलत है। फिर उनकी तबीयत खराब होना शुरू ही हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर उन्हें हार्ट अटैक जैसा कुछ हो जाता है। इसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा जाता है तो वह हॉस्पिटल भी नहीं जा रही होती हैं। फिर जून उन्हें पकड़कर रोना शुरू कर देती है, यह कहकर कि आप मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और वह सबको बता देता है कि गांव में एक भला इंसान आया है जो सबके घरों में एसी लगवा रहा है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग भी आ जाओ। ये खबर सुनने के बाद तो दादी की तबीयत ठीक हो जाती है और दादी चाहती है कि बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर यह भला इंसान कौन है। फिर सारे लोग पहुंच जाते हैं और एक साथ लाइन लगाकर भी शुरू हो जाते हैं एसी लेने के लिए। इसके बाद सारे गांव वाले इच्छा जताते हैं कि जो भला इंसान यह काम कर रहा है, हम उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद सबकी जिद के बाद वहाँ पर एंट्री हो जाती है फाइनली हमारे हीरो की, जिसने यह भला काम किया था। अब तो जून उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और अपना मुंह छुपाना शुरू कर देती है। तभी जॉन वहाँ पर रिकॉर्ड बजवाना शुरू कर देता है कि वह इस गांव पर 200 मिलियन खर्च करने वाला है। अब तो गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं
और इधर यह माँ और बेटी आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं कि आखिर जॉन इतना बड़ा दिलदार कैसे हो गया है, उसने 200 मिलियन डोनेट करने का कैसे सोचा। इसके बाद सारे गांव वाले कहने लग जाते हैं कि जून का बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वह बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और फिर सब उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब सब तो इस माँ और बेटी को कोसना शुरू कर देते हैं, ये कहकर कि तुम तो इल्ज़ाम लगा रही थी फालतू का जून पर, देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर वह लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। इसके बाद इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि दादी से मिलने के लिए आ जाता है। वह अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से देता है, यह कहकर कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। अब जून अगर मेरी वाइफ बनेगी तो आप भी मेरी दादी हुई, इसीलिए मैं आपका ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखूँगा और मैं जून से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद जॉन के पास उसका एक असिस्टेंट कुछ कहने के लिए आता है और वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। तब दादी उसे देखकर कहती है कि क्या तुम्हारे असिस्टेंट हंसते नहीं हैं, जिस पर जॉन उसे हंसने के लिए कहता है। तब उसका असिस्टेंट एक बहुत ही गंदी स्माइल दे देता है और उसकी दादी हंसना भी शुरू कर देती है। फिर दादी पूछती है, क्या तुम टाइगर से लड़ाई कर सकते हो? जिस पर दादी के इस सिल्ली सवाल का जवाब जॉन उनको बता देता है कि टाइगर से कोई भी आज तक नहीं लड़ पाया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जॉन और उसकी दादी के साथ घर पर आ जाते हैं और फिर दादी पानी लाने के लिए अंदर चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जॉन जून को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहना शुरू कर देता है कि यह तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया जो तुम घर से भाग गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी दादी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इसके बाद जून पूछती है कि तुम इस गांव में क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर हमें एक क्लास पर दिखाया जाता है कि कैसे जॉन ने यह सारी चीज़ें खड़े होकर देख ली थीं, जो भी जून के घर में उसके साथ हो रहा था, और फिर वह जून को बता देता है। तभी जून उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो वह दोबारा उसे किस कर लेता है, यह कहकर कि मैं तुम्हें अब तो कहीं नहीं जाने दूंगा, और यह कहकर दोबारा किस कर लेता है। अब यह लोग ज़बरदस्ती किस कर रहे थे, तभी दादी इधर जून को बुला रही थी बार बार अंदर, लेकिन जून अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि जॉन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एक बार को जैसे ही जून जाने की कोशिश करती है तब जॉन उसे दोबारा पकड़ लेता है और कहना शुरू कर देता है कि मुझे संतुष्ट करो और अभी के अभी मुझे किस करो। अगर दादी देखेंगी तो देखने दो, उनकी टेंशन मत लो। अब इसके बाद यह लोग दोबारा एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और फिर एक मस्त इंटीमेट सीन होने के बाद फाइनली जून भागते हुए दादी के पास जाती है और जाती ही देखती है कि दादी गिर गई थी। अब यह लोग दादी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहां पर दादी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अपना काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और बाहर रह जाती है जून, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जॉन के भाई रॉन्ग की, और वह आते ही अपने भाई से कहना शुरू कर देता है कि मुझे तो लगा था कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी निकले। तुम्हारे साथ जो यह लड़की खड़ी है कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिख रही है। और फिर तभी जॉन का आदमी रॉन्ग से कहना शुरू कर देता है कि तुम तो यहाँ से चले जाओ, इसकी तरफ तो देखो भी मत। जिस पर जॉन भी कहता है कि अपनी आंखों को संभाल कर बात करो, और फिर अपने भाई को लेकर एक अकेली जगह पर बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर रॉन्ग आते ही जॉन से कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने एक बहुत अच्छी वाइफ ढूंढ ली है अपने लिए, क्योंकि बचपन से तो कभी तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मेरा ही फेवर किया, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। इसके बाद जॉन कहता है कि जब तुम बच्चे थे तब हमेशा से मेरी चीज़ें छोड़ी हुई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती थीं। और FIR रॉन्ग भी कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे भी याद है कि मैंने चोरी छिपे एक भेड़िए को जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। मुझे यह नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, और मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में तो तुम्हें सच में कोई पसंद नहीं करेगा। पता नहीं वह लड़की तुम्हें कैसे पसंद कर रही है। जिसके बाद जॉन को तो यह बात बर्दाश्त नहीं होती, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने भाई को पकड़ता है और उसके हाथों में सिगरेट लगा देता है और कहने लग जाता है, आज के बाद अगर तुम जून के बारे में भी अगर बात करोगे तो अपनी ज़ुबान को लगाम लगाकर करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर रॉन्ग अपने मन में एक ही बात सोच रहा होता है कि एक दिन तो मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। अब इधर हम जून को देखते हैं, जो कि उदास होकर खड़ी होती है, और वहाँ पर भागता हुआ मिंग आ जाता है और वह जून से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो,
दादी की तबीयत कैसी है? मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझोगी। मैं उस दिन तुम्हारे पास आया नहीं। प्लीज़ मेरी एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो। मैं उस दिन आया था, लेकिन मेरी कार एक्सीडेंट हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए मुझे होश भी नहीं था। और अब जब मैं उठा हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। इधर उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेती है, क्योंकि वह कह रहा था कि बचपन में तुम्हें याद ही होगा, मैंने तुम्हारे लिए कैसे एक भेड़िए से लड़ाई की थी और तुम्हें बचाया था। यह सुनने के बाद तो जून सोचने लग जाती है कि हाँ, उसी मोमेंट से तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ पाई। तभी वहां पर जॉन दोबारा आ जाता है और फिर जैसे ही वह मिंग को देखता है तो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहना शुरू कर देता है कि तुम वही हो ना, जो बार बार इसे परेशान करने के लिए आ जाते हो और तुम्हें इसके आसपास भी नहीं आना है। जिसके बाद जॉन के आदमी जैसे ही मिंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जून उन्हें रोक लेती है और मिंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है, यह कहते हुए कि तुम इसे छोड़ दो। जिसके बाद जॉन जून से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें बचाया है, तुम्हारा साइड लिया है। अब तुम अचानक से मेरे सामने ही पलटकर इसकी साइड से बोलना शुरू कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और फिर उसका गला पकड़ लेता है। तब जून उससे कहती है कि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी मैटर में आकर बीच में मत बोलो, यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तब जॉन कहता है कि दोबारा जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तब मैं तुम्हारी मदद करने बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और फिर यह कहकर वह ज़बरदस्ती किस कर लेता है जून को और बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मिंग अकेला होता है और तभी दादी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सही टाइम पर दादी अस्पताल आ गई थी और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर्जरी करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें 5 लाख की अर्जेंट ज़रूरत है। और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जून सोच रही होती है कि वह पैसे कहाँ से लाएगी। तभी मिंग जून से कहता है कि मैं यह पैसे तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा और फिर वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही मिंग जून की स्टेप सिस्टर से मिलता है और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि मैंने उसको इंतज़ार करने के लिए कहा है और वह तो इंतज़ार करती रहेगी और मैं कभी नहीं आऊँगा जब तक उसकी दादी मर नहीं जाएगी। तब इन दोनों की यह बातें जून पीछे से सुन लेती है और अपने मन में एक ही चीज़ सोच रही होती है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, बस मुझे क्लियर होना था कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करते हो, और ये क्लैरिटी तो मेरे दिमाग में आ ही गई है। जिसके बाद इधर जून की स्टेप सिस्टर और मिंग एक दूसरे से शादी की प्लानिंग कर रहे थे और साथ में मिंग इस बात से भी खुश हो रहा था कि कैसे जून एक गलत आदमी को अपना पुराना लवर समझ रही है। यह बात उसकी स्टेप सिस्टर अपने मुंह से कहती है तो जून को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह अपने मन में यही सोच रही होती है कि उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, उसने कैसे गलत आदमी को समझ लिया, वह उसका पुराना लवर हो सकता है। जिसके बाद यह दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं और इधर जून अपने सदमे में बैठकर रो रही होती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून एक दिन जंगल में थी और एक भेड़िया उसके पीछे पड़ गया था। तभी वहां पर एक लड़का आया था जिसने उसे बचाया था और उसने जून के लिए उस भेड़िए से बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी और फाइनली उसे मार दिया था। तभी जून और उस लड़के ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी वहां पर उस बच्चे को लेने के लिए उसके कुछ लोग भी आए थे और लेकर वहां से चले गए थे। इधर जून भी अपने फैमिली के पास आ गई थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम जून को देखते हैं रोते रोते। वह अपने मन में एक ही चीज़ सोच रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये कैसे नहीं पहचाना कि वह कोई और था और मैं किसी और के साथ प्यार में पड़ गई, मेरे साथ खेला जा रहा है। और अब जून अपने मन में सोच लेती है कि वह तो ढूंढ कर ही निकालेगी कि आखिर वह बचपन में जो लड़का था वह था कौन। इधर हम देखते हैं दादी के वार्ड में कुछ बुजुर्ग घुस जाते हैं और वह अपने लोगों से कहना शुरू करता है कि इस बुढ़िया को इस रूम से बाहर फेंक दो और यह रूम पूरा का पूरा मेरा है। जिसके बाद जून जैसे ही वहां पर आती है और अपनी दादी से मिलने लग जाती है, तब वह बुजुर्ग उसे मिलने भी नहीं देता, क्योंकि वह उससे यही कह रहा था कि यह रूम मेरा है और मैं तुम्हारी दादी को यहाँ से फेंक रहा हूँ। जिसके बाद जून उसे मना भी करती है, लेकिन वह आदमी नहीं सुनता और कहने लग जाता है जितना बिल तुम दोगी उसका डबल बिल मैं दूंगा, लेकिन यह रूम मुझे चाहिए। और फिर जून से बहुत ही ज़्यादा बहस करना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में आकर अपने लोगों से कहता है कि इसको उठाकर बाहर फेंकवा दो। उसके लोग भी बात मानते हैं और दादी को उठाकर बेड से नीचे पटक देते हैं।
इधर वह आदमी जून को रोक रहा था तो उसकी दादी के पास मिलने के लिए नहीं जाने दे रहा था। जून बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर भी वह नहीं जाने दे रहा था। और फिर एकदम से वह जून को रोकता है और कहना शुरू कर देता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ है और तुम्हें यह रूम चाहिए तो मैं सारे मेडिकल बिल देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। जिससे बाद जून उसे मना करती है तो दोबारा इन दोनों के बीच में खट्टापट होने लग जाती है। जिसके बाद वह कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए अगर कुछ सोच रहा हूँ तो इसमें तुम अपना भला मानो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है। अब यह दोनों दोबारा झगड़ना शुरू कर देते हैं कुत्तों की तरह, जिस पर वह आदमी की गंदी नज़र जुबान पर पड़ने लग जाती है। वह जून को दोबारा किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की और वह जून से एक ही लाइन कहता है कि तुम्हें दोबारा परेशान किया गया। और पीछे से वह बुजुर्ग जैसे ही जून को मारने की कोशिश करता है तो वह उसे रोक लेता है। अब वह बुजुर्ग जॉन से कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ और तुम किससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर जॉन कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर जॉन के सारे लोग आ जाते हैं और उस बुजुर्ग को और उसके सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर वह बुजुर्ग कहने लग जाता है कि मेरा नाम पता है तुम लोगों को क्या है, मैं तुम लोगों को खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि इतने पैसों में तुम्हारा आंसर देखोगे, और गोल्ड देखकर तो वह बुजुर्ग पागल ही हो जाता है। और फिर जैसे ही पूछता है जॉन से कि तुम कौन हो, और जब उसे बुजुर्ग को पता चलता है कि जॉन कौन है, तब वह उसके पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जिसके बाद जॉन जून से पूछता है कि क्या इसने तुम्हें छुआ है, जिस पर जून कुछ जवाब नहीं देती और फिर जॉन उस बुजुर्ग को मारना शुरू कर देता है। अब वह बुजुर्ग तो पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लग जाता है, जिसके बाद जॉन के आदमी उस बुजुर्ग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जून तुरंत भागते हुए अपनी दादी के पास आती है और फिर वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो कि उसे सर्जरी के लिए कहना शुरू कर देते हैं। पेशेंट तो अभी ठीक है, लेकिन हमें सर्जरी फटाफट से शुरू करनी होगी, क्योंकि सर्जरी अगर टाइम पर नहीं हुई तो दादी गुजर सकती हैं। अब जून सोचना शुरू कर देती है कि आखिर वह इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से सर्जरी के लिए। जिस पर जॉन वहीं पर होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझसे ले सकती हो। जिस पर जून साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, उसके लिए तुम्हारा बहुत ही बहुत थैंक यू। जिस पर जॉन कहता है अगर तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो तो वह कभी नहीं आने वाला। जिस पर जून अपने मन में सोचती है मैं तो किसी का वेट नहीं कर रही, बल्कि उस आदमी का वेट कर रही हूँ जिसने मुझे बचपन में बचाया था। और फिर वह जॉन से यही जवाब देती है कि मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी। अब बाहर आ जाती है और अपने गांव में फ़ोन लगाना शुरू कर देती है और घर बेचने की बातें करने लग जाती है, जिस पर उसकी बात हो भी जाती है। और फिर जैसे ही वह दोबारा दादी को देखने के लिए आती है, तब वह देखती है वार्ड में तो कोई होता ही नहीं है। वह पूछना शुरू कर देती है कि आखिर दादी गई कहाँ पर। तब जॉन का असिस्टेंट से बताता है कि हम लोग दादी को लेकर कहीं और चले गए हैं। जिसके बाद जॉन का असिस्टेंट उसे लेकर पहुंच जाता है उसके ऑफिस में, जहां पर वह जॉन को देखते ही पूछना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी दादी को कहाँ रखा है, तो मुझे सच सच बताओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जिस पर जॉन उससे कहने लग जाता है कि पहले तो तुम मुझसे भीख मांगोगी, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी दादी कहाँ है। जिसके बाद जून कहती है कि मैं भला तुमसे भीख क्यों मांगूं। ज़बरदस्ती जॉन जून को अपनी गोद पर बैठा लेता है और कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें दादी को मुझसे मिलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने पैसे भी अरेंज कर लिए हैं। इसके बाद जॉन उसे थोड़ा परेशान करता है और जून जब भागने की कोशिश करती है, तब वह उसे पकड़कर अपनी बेंच पर बिठा लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, यह कहकर कि सिड्यूस करो, तभी बताऊंगा कि तुम्हारी दादी कहाँ है। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं, वह दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब इसके बाद जॉन एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगी, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि दादी कहाँ पर। तब जून पहले तो मना करती है, लेकिन जॉन जैसे ही दादी की धमकी देता है, तब जून उससे कहना शुरू कर देती है कि मेरी लाइफ में एक लड़का है जिसको मैं ऑलरेडी प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो मेरे पीछे घूमना बंद कर दो। तभी जॉन को यह बातें बुरी लग जाती हैं और वह कहने लग जाता है कि मतलब मैं कभी तुम्हारा अपना नहीं बन सकता। जिस पर जून मना कर देती है और तभी जॉन उसे उठाता है अपनी गोद में और लेकर चला जाता है
मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। यह दोनों फाइनली शादी भी कर लेते हैं। अब इस ज़बरदस्ती वाली शादी के बाद तो जून अपनी दादी से मिलने की इच्छा रख देती है, जिस पर जॉन कहता है, हाँ अब तुम जा सकती हो। और फिर इन दोनों की छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद जॉन जून को अपने घर पर लेकर आ जाता है। जून तो घर देखते ही शॉक हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा घर और इतना अच्छा घर कैसे हो सकता है, जहां पर वह जॉन के घर पर काम करने वाली सारी नौकरानियों से मिलती है और सब जून को भाभी कहकर बुला रहे थे। इसके बाद जून अपने कमरे में जाती है, जहां पर सब कुछ पहले से ही तैयार होता है, क्योंकि वह जून की वेडिंग नाइट थी। जॉन जैसे ही कमरे में आता है, यह दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिस पर जून कहती है, पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अगर तुम इस चीज़ को समझ सकते हो तभी मेरे पास आना, वरना मत आना। जिस पर जॉन कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बहाने क्यों बना रही हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बहाने मत ही बनाओ। इसके बाद हम देखते हैं जून जॉन को कहती है कि आखिर फ़र्क क्या पड़ता है, मैं क्या चाहती हूँ, तुमने मेरी दादी को पकड़ रखा है और तुम जो जो चाहते हो वह मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है तुम मुझसे कर सकते हो। यह सुनकर तो जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी जून भी अपने कपड़े उतार देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो रही है ना। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हारा नज़रिया मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जॉन जब पूछता है कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसको तुम इतना ज़्यादा पसंद करती हो और उसके आगे तुम मुझे भी नहीं पूछ रही हो, जिस पर जून उसे बताना शुरू करती है कि 55 में उस लड़के ने मेरे लिए एक भेड़िए से लड़ा था और उसको मार भी दिया था, मैं उसी से हमेशा से प्यार करती हूँ। अब यह सुनने के बाद तो जॉन शॉक हो जाता है और उसको कहने से मना करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जून बताते ही जाती है कि वह इस दुनिया में सबसे अकेला है, उसके घर में कोई नहीं है, वह मेरे लिए ही वेट कर रहा होगा। जिस पर जॉन कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ मैं भी अकेला हूँ और मेरे पास भी कोई नहीं है, तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी। जिस पर जून कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और फिर यह सुनने के बाद जॉन जून को दोबारा कपड़े पहना देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जब तक तुम मुझे दिल से अपना नहीं मान लेती मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और यह कहकर उसके माथे पर किस कर लेता है। जून यहाँ पर सोच रही होती है कि यह पॉसिबल कैसे हो सकता है कि यह आदमी ने आज मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कुछ बात कर रहा था। तब वहीं पर रोंग आ जाता है और वह उससे कहने लग जाता है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने आया था, और ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि भाभी ने तो मुझे घर से लात मारकर बाहर कर दिया है। देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस दुनिया में कोई भी तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। इसके बाद रोंग तो कुछ ज़्यादा ही बकवास करना शुरू कर देता है, जो किसी से भी वहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद जॉन का सिस्टम रोंग को जोरदार पंच मारता है और फिर मार मार कर उसे भगा देता है। इसके बाद एक जगह पर खड़े होकर रोंग अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वह खत्म करके ही मानेगा, और फिर वह बात करने लग जाता है जून के बारे में कि कैसे एक गांव की गंवार से उसने शादी कर ली है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जून उठते ही अपनी दादी से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन नीचे आते ही वह रोंग से मिलती है और रोंग उसे एक टिकट देता है और कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से आराम से भाग सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती हो और तुम्हारी दादी की वजह से तुमने उससे शादी की है। तब तुम अगर इस टिकट को लेकर यहाँ से भागती हो तो तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उसकी बातें सुनकर तो पहले जून सोचती है, लेकिन बाद में उसे मना करके साफ साफ चली जाती है और उल्टा ये कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वहीं पर जॉन आ जाता है, जिसके गले का बर्थ मार्क जून देख लेती है और उसे अपने पुराने लवर की याद आ जाती है। इसके बाद जॉन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मेरा भाई तुमसे मिलने आया था। जिस पर जून कोई जवाब नहीं देती और बस इतना ही कहती है, मुझे मेरी दादी से मिलाना है। और फिर दादी से मिलने से पहले ये लोग बहुत सारी शॉपिंग करने का सोचते हैं। जॉन पहुंच जाता है जून को लेकर एक शॉपिंग मॉल में, जहां पर ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जॉन को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। इधर जून शॉपिंग कर रही थी, वह कपड़े देख रही थी और उसी मॉल में एंट्री हो जाती है जून के पूरे परिवार की। उन लोगों ने पहले तो जून को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जून ने उन लोगों को आराम से नोटिस कर लिया था और उनकी असलियत भी उसने सुन ली थी।
अब तो इसके बाद जून उन लोगों से कहती है कि अच्छा, तो फाइनली तुम लोगों को रियलाइज़ हो गया कि मैं बेचारी बनकर तुम लोगों के आगे एक्टिंग कर रही थी। अब तुम लोग मेरे सामने बकवास कर रहे थे, जिस पर जून के डैड का पूरा परिवार तो एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आगे था और वह लोग अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे थे, जिस पर जून उन लोगों का पर्दाफाश करते ही जा रही थी। वह कह रही थी कि तुम तो मेरे लिए 5 लाख रुपए लाने गए थे ना, तुम अभी तक आय क्यों नहीं किया? वह तुम्हें नहीं मिला। अच्छा, जो तुमने भेड़िया से लड़ाई की थी, क्या उसने तो मुझे जिंदा छोड़ दिया? उसने उस दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वह तो मुझे जिंदा छोड़कर तुम्हें तो मार ही डालना चाहिए था। तुम तो धरती पर बोझ ही लग रहे हो। जिसके बाद उन लोगों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है, जिस पर मिंग दुकान के ओनर से कहता है कि आप लोग गांव के गवारों को अपनी दुकान में क्यों बुला लेते हो? क्या आप लोगों को यह नहीं दिखता कि इतनी बड़ी दुकान में इनकी औकात ही नहीं है खड़े होने की? जिस पर जून की बहन पॉली वहां पर स्प्रे करना शुरू कर देती है, ये कहकर कि इनकी तो स्माइल सही नहीं, मुझे नफरत है। इसके बाद हाथापाई में जून से एक ड्रेस गिर जाती है और उस ड्रेस का दाम होता है 1 मिलियन। दुकान की ओनर इस ड्रेस का पेमेंट करने के लिए जून से कहती है और यह लोग सब मिलकर जून पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और ये कहने लग जाते हैं, तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी ये जितने की है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की और वह जून को अपनी वाइफ कहकर बुला रहा था। इन लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं यह देखकर कि जॉन जून को अपनी वाइफ कहकर बुला कैसे रहा है। अब तभी जॉन की भी इन लोगों से बहस हो जाती है और फिर जॉन जून से कहता है कि यह लोग तुम्हें दोबारा परेशान कर रहे हैं। मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया था तो तुमने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया? तुम किसका इंतज़ार कर रही थी? इसके बाद जून तुरंत पेमेंट के लिए कार्ड दे देती है जिसका बैलेंस होता है 10 बिलियन। अब यह अमाउंट सुनकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर जॉन सबको जून की वेडिंग रिंग भी फ्लेक्स कर देता है। इसके बाद जॉन दोबारा जून से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इन लोगों को मार दूं? तो मैं अभी मार सकता हूं। जिस पर जून ना में जवाब देती है तो मिंग बहुत ज़्यादा पिट जाता है क्योंकि उसकी हरकत ही वैसी थी। फिर वहाँ सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी वाइफ को गांव की गवार कहा। इसके बाद जॉन के सारे आदमी जून के पूरे परिवार को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उस दुकान के सारे सामान को जॉन खरीद लेता है। फिर फाइनली वह एक ड्रेस लेकर जून से कहता है कि तुम अब इसमें आ जाओ। जून जैसे ही तैयार होकर आती है वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद जॉन दोबारा जून के फॉरहेड पर किस करता है और उसे लेकर अस्पताल चला जाता है दादी से मिलने के लिए, जहां पर दादी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है क्योंकि उनका ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जा रहा था। और अब डॉक्टर जून को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देते हैं कि उनकी दादी की सर्जरी फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी और सब कुछ बहुत सही तरीके से हो गया। इसके बाद जॉन का जो आदमी वहां खड़ा होता है वह जून को बताता है कि आपके जाने के तुरंत बाद ही दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद जॉन ने हॉस्पिटल चेंज करवाया और हार्ट के सबसे बेस्ट सर्जन से दादी का ऑपरेशन शेड्यूल करवा दिया। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वह दादी की तबीयत के बारे में पूछता है और फिर अपने साथ बहुत सारे दहेज में गिफ्ट लेकर आता है और कहना शुरू कर देता है कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो तो आज के बाद से जून मेरी हो जाती है और हम दोनों एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। जिस पर दादी कहती हैं कि तुम लोगों को मुझसे परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद दादी जॉन के असिस्टेंट से कहती हैं कि अगर वह मुझे नाच कर दिखाएगा तभी मैं एक्सेप्ट करूंगी। इसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट से नाचने के लिए कहता है तो वह लोग डांस भी करते हैं। इसके बाद दादी जॉन से डांस करने के लिए कहती हैं तो जॉन भी बहुत अच्छा डांस करके दिखाता है। इसके बाद दादी उन दोनों को किस करने के लिए कह देती हैं, फिर वे दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब दादी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जॉन जैसा लड़का उन्हें मिल रहा था। जॉन फिर दादी को अपने बारे में बताता है कि बचपन में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता था, लेकिन एक दिन ट्रेन स्टेशन पर मैंने आपकी बेटी को देखा, उसने मुझे बचाया और तभी से मुझे उनसे प्यार हो गया। जिस पर दादी भी खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पर जून आ जाती है और जॉन नहीं होता। तब दादी पूछती हैं कि क्या तुम सच में जॉन से प्यार करती हो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और जो तुमसे प्यार करता है तुम अगर उससे प्यार नहीं करोगी तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी। वह तुम्हें रखना चाहता है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब इधर हम जून को देखते हैं जो कि दादी की बातों के बारे में सोच रही थी और फिर रोंग आकर उससे दोबारा मिल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर ही वह दोबारा टिकट देता है और कहने लगता है कि मैं आज रात ही तुम्हें यहाँ से भगा देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी टिकट लो। जिस पर जून उस टिकट को फेंक देती है और उसके मुंह पर मार देती है और कहती है
मैं किसी भी फालतू लोगों की बातों में नहीं आती, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है। अब रॉन्ग के आदमी जून को पकड़कर बेहोश कर लेते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं। इधर जॉन जैसे ही आता है दादी से मिलने के लिए और जून के बारे में पूछता है, तब उसे पता नहीं चलता कि उसकी वाइफ आखिर चली कहाँ गई। वह जब जून को कॉल करता है तब उसका फ़ोन रोंग उठाता है, जिससे पता चल जाता है कि जून को उसी ने किडनैप किया है। इधर हम देखते हैं रॉन्ग को, जो जून को धमकियां देता है, यह कहकर कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं उसे इस देश से बाहर भेज दूंगा, उसके टिकट कटवा कर। अब जॉन तो अपने मन में सोच लेता है कि वह तो अपनी वाइफ को इस चीज़ से बचाकर ही रहेगा। इसके बाद इधर जॉन का असिस्टेंट उसको ढूंढने के लिए आता है। जब जॉन उसे नहीं दिखता था तो उसे फाइनली पता चलता है कि जून को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर ये लोग भी भागते हुए जाते हैं जून को बचाने के लिए। इधर हम देखते हैं रॉन्ग को, जो कि जून के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा था और उसके गले पर चाकू रखा था। वे लोग गाड़ी पर थे और पीछे से जॉन भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। इन दोनों के बीच में रेसिंग चल रही थी और जॉन इन लोगों को पकड़ लेता है। बहुत स्टाइल से गाड़ी से निकलता है और कहने लगता है कि तुम्हें अब जून को छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पहले तो रॉन्ग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे। तभी रॉन्ग अपने बहुत सारे लोगों को जॉन को मारने के लिए बुला लेता है और फिर वे लोग सब जॉन को घेर लेते हैं। इधर हमारा हीरो उन सब से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारता है एक एक करके, और एक अच्छी सी फाइट के बाद जैसे ही रॉन्ग का आदमी जून को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तब जॉन उसे भी मार देता है और जून को बचा लेता है, लेकिन चाकू जाकर लग जाती है हमारे हीरो को। तभी रॉन्ग कहना शुरू कर देता है कि मैंने पहले ही कहा था, तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि जून और अपने हाथ को एक दूसरे से बांध लेता है और कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही रखूंगा और कहीं भी खुद से दूर भागने नहीं दूंगा और अपने घर भी लेकर जाऊंगा। इधर हमारा हीरो से चला नहीं जा रहा था। वह जैसे तैसे कोशिश कर रहा था, लेकिन जून उसे संभाल रही थी। और जैसे ही वह रॉन्ग को कहती है कि तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो, जिस पर रॉन्ग कहता है कि मैं तो उसे हमेशा से मरते हुए ही देखना चाहता था। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों साथ में मरो, और या फिर तुम मेरे साथ चलो और अपने पति को मरते हुए छोड़ दो। जिस पर जून कहती है कि मैं तो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम्हारी कोई गलत फहमी है तो मैं उसे अभी दूर कर सकती हूँ। इसके बाद रॉन्ग धमकी देता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें इसके साथ यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जिस पर जॉन जून को भागने के लिए कह देता है और उसे भगा भी देता है। जून वहां से चली जाती है और इधर रॉन्ग एक लकड़ी उठाकर जैसे ही जॉन को मारने जाता है तब जून बीच में आ जाती है और उसके हाथों में एक गन होती है और फिर वह रॉन्ग से कहती है कि गांव में मैंने अपनी दादी के साथ बहुत सारे शिकार किए हैं, इसलिए मेरा निशाना तो चूकने वाला नहीं है। अब तुम समझ जाओगे तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर जॉन कहता है कि तुम्हें मैंने भागने के लिए कहा था, लेकिन तुम आ क्यों गई। जिस पर जून कहती है कि मेरे पास दो चॉइस थी, या तुम या तो कोई नहीं, तो मैंने हमेशा से तुम्हें चुना है। जिस पर जॉन उसे वहीं पर एक किस कर देता है और कहता है कि प्लीज़ आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। इधर हम रॉन्ग को देखते हैं, जो कि बदले की आग में था और गन निकालकर जैसे ही वह जून को शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से जॉन के लोग आ जाते हैं और वह उल्टा रॉन्ग को शूट कर लेते हैं और फिर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इधर हमारे हीरो की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहाँ पर वह बेहोश हो रहा था और धीरे धीरे वह जून से बात भी कर रहा था। जून भी उससे बात कर रही थी। जून उसके गले पर वह निशान देख लेती है और उससे पूछते रहती है कि क्या तुमने बचपन में किसी भेड़िए को मारा है। जिस पर वह समझ जाती है कि जॉन ही वह लड़का है जिसने बचपन में मुझे बचाया था। तभी जॉन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जून से कहने लग जाता है कि क्या कभी तुमने बायस्ड पेरेंट्स देखे हैं। तभी हमें एक क्लास में दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में जॉन को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था उसके भाई के चक्कर में। एक दिन उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा था और इनफैक्ट उसके ऊपर चढ़ रहा था। जब जॉन गिर गया तो उसका भाई उल्टा नाटक करने लगा कि इसने ही मुझे गिराया है। तब जॉन के पेरेंट्स आए और उन्होंने जॉन की एक भी नहीं सुनी, बल्कि उसी को मारा और फिर जॉन ने गिरी हुई लॉलीपॉप खाई। सीन दोबारा प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जॉन को देखते हैं। वह एक ही चीज़ कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, प्लीज़ मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रह लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर जून कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ। तब जॉन पूछता है कि किसे। तब जून बताती है कि मैं तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ।
इसके बाद जॉन बेहोश हो जाता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं घर पर, जहां पर जॉन की अच्छे से पट्टी कर दी जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि चोट उतनी भी ज़्यादा नहीं है, बस उसे होश आने में टाइम लगेगा। इधर जून जॉन के शरीर की सफाई करती है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा हीरो होश में आ जाता है। वह जून को सोता हुआ देखता है तो उसके माथे पर किस करता है और अपने असिस्टेंट से 2 मिनट चुप रहने के लिए कहता है। उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड आए हुए हैं तो वह नीचे पहुंच जाता है उनसे मिलने के लिए। जॉन के डैड आते ही उससे कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम कितने बड़े जाहिल हो, कैसे तुमने उसे पकड़ कर रखा है, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। जिस पर जॉन का असिस्टेंट कहता है कि इतने दिनों से आपका बेटा कोमा में था, आप एक दिन भी उससे मिलने नहीं आए। जिस पर जॉन भी कहता है कि इतने सालों से मैंने आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, तो वह आसानी से मुझे छोड़कर जा सकता था, मेरे रास्ते से हट सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपका बेटा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जॉन के मॉम डैड उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे जेल में नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर वे लोग जून को भी इस लड़ाई में घसीटना शुरू कर देते हैं। तब जॉन उनसे कहता है कि वह मेरी वाइफ है और हम लोगों ने शादी कर ली है और हम लोग एक ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। आप लोगों को गेस्ट ऑफ करने के लिए बुलाया जाएगा। और फिर धक्का मारकर जॉन उन लोगों को अपने घर से बाहर कर देता है। बाहर आते ही यह बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात करने लग जाते हैं कि इन्हें लोगों को एक मौका मिल गया है शादी में जून से बदला लेने का, और अब यह लोग बदले की तैयारी करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी हीरोइन सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुलती है और वह जॉन को अपने पास नहीं देखती तो वह घबराकर भागने लग जाती है और जॉन को ढूंढने लग जाती है। जॉन जैसे ही अपने कमरे में जाता है और उसे नहीं पाता तो सोचता है कि जून उसे दोबारा छोड़कर चली गई है। उसका असिस्टेंट भी कहता है कि इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर जॉन अपने सारे लोगों को बुला लेता है और इस बार वह एक रस्सी भी लेकर आता है ताकि जून को हमेशा अपने पास बांध कर रखे। तभी पीछे से जून की एंट्री हो जाती है और वह कहना शुरू कर देती है कि मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी, मुझे लगा तुम कहाँ चले गए। तभी जॉन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझसे दूर मत भागो। जिस पर जून कहती है कि मैं तुमसे भागना भी नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। इसके बाद जॉन जून को किस कर लेता है अपने सारे लोगों के सामने। जून कहती है कि यह लोग सब देख रहे हैं। तब जॉन कहता है कि कोई नहीं देख रहा। तब जॉन के सारे लोग भी कहते हैं हाँ हाँ, हमारी आंखें तो बंद हैं, हमने सच में कुछ नहीं देखा। जिस पर जून असिस्टेंट से पूछती है कि तुमने अभी भी रस्सी क्यों पकड़ रखी है। असिस्टेंट कहता है कि यह तो मैं यहाँ स्किपिंग करने के लिए लाया था, और वह स्किपिंग करके भी दिखाता है। इसके बाद सब लोग एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं और जॉन अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों अकेले होते हैं और फिर एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं। पहली बार जैसे ही जॉन क्लोज आता है तब जून उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी चोट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर जॉन कहता है तुम टेंशन मत लो। दूसरी बार जैसे ही वह क्लोज आता है तब जून कहती है कि अभी तो दिन हो रहा है, प्लीज़ मेरे क्लोज बाद में आना। जिस पर जॉन कहता है टेंशन मत लो, थोड़ी देर में रात हो ही जाएगी। इसके बाद जॉन जैसे ही दोबारा क्लोज जाता है तब जून उसे रोक देती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम थोड़ा जेंटल रहना। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं कि वह एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर बाथरूम में भी पहुंच जाते हैं। जून भी इस बार बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी हर चीज़ के लिए और यह दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है, ग्रैंड वेडिंग का दिन। जैसे ही हमारी हीरोइन की एंट्री होती है वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गेट पर ही जॉन की मॉम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे परेशान कर रही थी, यह कहकर कि यह औरत तो गांव की गमवार है और इसमें तो पता नहीं मेरे बेटे ने क्या देखा और कैसे इसके पीछे पड़ गया। सारी औरतें जून के बारे में ही बातें कर रही थीं और उसे यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वह बेचारी क्या कर सकती थी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था सुनने के अलावा, क्योंकि वह जॉन की मॉम थी। इसके बाद यह लोग एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं जहां पर जून के बैठने की जगह नहीं होती और जून वहां पर खड़ी रह जाती है। तभी यह लोग जून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, यह कहकर कि यह तो वह जगह है जहां से सर्वेंट सर्व करके जाते हैं। तभी जॉन की मॉम कहती है कि अब हम लोगों को तुम चाय सर्व करो। जिस पर जून पहले तो सोचती है लेकिन मना कर देती है, लेकिन वहां पर उसे ज़बरदस्ती चाय सर्व करवाई जाती है। वहां पर जॉन की एंट्री हो जाती है।
वह असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का इस तरीके से हाथ पकड़ने की और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की। असिस्टेंट को दूर भगा दिया जाता है और फिर जॉन अपनी मॉम से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, भला तुम लोग और कितने गिरोगे। जिस पर जॉन की मॉम कहती है कि यह तो रिवाज होता है कि बहू को अपनी सास को चाय पिलाना ही चाहिए। जिस पर जॉन वह चाय उठाता है और कहने लगता है कि यह तुम लोग खुद से नहीं पी सकते, और फिर वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाकर इसे ले आओ। इसके बाद वहां पर बैठी सारी औरतें कहने लग जाती हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, यह रिवाज अच्छे के लिए होता है। जिस पर जून का उतरा हुआ मुंह देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। वह सबको डांट कर कहता है कि यह मेरी वाइफ है, यह अपने रूल्स के हिसाब से चलेगी। अगर किसी ने भी इसे अपने रूल्स पर चलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। मेरी वाइफ के साथ गलत करने का अगर किसी ने भी सोचा तो मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जून उसे शांत करवाती है और कहने लग जाती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ इसे बिगाड़ो मत। तभी वहां पर जून के गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। वे लोग जून को हैप्पी मैरिज विश करते हैं। इधर जॉन की मॉम और उनकी दोस्त तो इन लोगों से यही कह रही थीं कि पता नहीं ये लोग कैसे गांव के गंवार लोग यहाँ पर आ गए हैं। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है एक बहुत बड़े आदमी की, जिसका असिस्टेंट जॉन का डैड होता है। और फिर वह बूढ़ा आदमी भी जॉन की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह भी उसको हैप्पी मैरिज विश करता है। इन लोगों के बीच में बातें चल रही होती हैं, जहां पर एक असिस्टेंट अचानक से आती है और वह जून के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। जून जाती है कपड़े बदलने के लिए। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि ज़बरदस्ती वहां पर बेहोश हो जाता है। अब वही असिस्टेंट वहां पर होती है और ज़बरदस्ती जून पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि उसने ही उस आदमी को बेहोश किया है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने के लिए पहुंच जाती है। इधर हमारी हीरोइन होती है जो कि उस आदमी की भलाई के लिए ही सोच रही थी। इधर जॉन जैसे ही यह बात सुनता है तब वह भागकर अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि हो सकता है तुम्हारी वाइफ ने तुमसे ज़्यादा अमीर और पैसे वाले को देख लिया हो तो वह चली गई तुम्हें छोड़कर, और फालतू फालतू बातें करना शुरू कर देती है। जॉन के डैड भी यही बातें कहते हैं और वहाँ खड़े सारे लोग जून के ऊपर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यह वेडिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। अब जॉन उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता, बस वह अपने मन में सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी ऑस्पिशियस टाइम हो जाता है और म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। पहले ही एक स्टार आता है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी म्यूज़िक जैसे ही बजती है, एक ट्रेडिशनल डांस करने के लिए जून पहुंच जाती है जो कि बहुत ही अच्छे से डांस करती है। उसके डांस से सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर ये टैलेंट देखकर तो जॉन भी इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ खड़े सारे लोग जून से कहते हैं कि तुम्हें यह भी आता था, हमें पता नहीं था। जिसके बाद डांस जैसे ही खत्म होता है, जब वह स्टेज से नीचे उतरती है तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। तभी जून बताती है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वह बूढ़ा अचानक से बेहोश हो गया। मेरे आगे आकर तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, इसलिए मुझे टाइम लगा, मैं उसके साथ भागी नहीं थी। जिसके बाद जॉन कहता है कि तुम्हारे अंदर इतने सारे टैलेंट हैं, पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद जून अपने गांव के बारे में वहां खड़े सारे लोगों को बताना शुरू कर देती है और फिर सारे लोग जून को प्रेज करने लग जाते हैं। जून के गांव से आए लोग जून को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और जून हर एक चीज़ का मतलब बता रही होती है। सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर जो सबसे अमीर बूढ़ा वहाँ पर आया हुआ था वह सबसे यही कहता है कि अगर किसी ने भी जून की तरफ अपनी नज़रें नीचे की और उसे दूसरी नज़र से देखा तो उससे बुरा उसके लिए कोई भी नहीं होगा। अब इधर हम देखते हैं जॉन को, उसका असिस्टेंट उसे कुछ बताता है और फिर वहाँ पर वही काम वाली आ जाती है जिसने जून के ऊपर फालतू का इल्ज़ाम लगाया था। वह अपने घुटनों पर बैठकर रोने लग जाती है और सारा इल्ज़ाम डाल देती है जॉन की मॉम और डैड पर, यह कहकर कि उन लोगों ने ही मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। जिसके बाद जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था कि मेरी वाइफ से पंगा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। जिस पर जॉन के पेरेंट्स के साथ उसकी थोड़ी सी बहस हो जाती है। जॉन उनसे कहता है कि मुझे तो उसी दिन ही आप लोगों पर से भरोसा उठ गया था जिस दिन मुझे गिरी हुई लॉलीपॉप खानी पड़ी थी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
जिसके बाद ऑस्पिशियस टाइम निकल रहा था, इसलिए जॉन उन लोगों को शादी से भी धक्का मारकर बाहर कर देता है और फाइनल इन लोगों की शादी शुरू हो जाती है। सारे प्रोसेस हो जाते हैं और जैसे ही दोनों आई डू कह देते हैं, जिसके बाद वह दोनों के किस करने का टाइम आता है, तभी जून दोबारा जॉन को रोक लेती है और कहने लग जाती है कि मेरी दादी तो है ही नहीं, उनके बिना यह शादी आखिर कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी दादी की, जो कि बहुत बड़ी लॉलीपॉप लेकर आती हैं। जॉन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहने लग जाती हैं कि मुझे पता था, मैंने बचपन से ही जून को लॉलीपॉप और मार्शमैलो अपने हाथ के बने हुए दिए थे, तो मैं ये तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ जिसे तुम उसे हमेशा से खुश रखोगे। जिसके बाद जॉन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर दादी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स देती हैं। अब फाइनली दादी जॉन की मॉम और डैड से कहती हैं कि तुम लोग अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब इन लोगों को धक्का मारकर निकाल दिया जाता है और फाइनली जॉन और जून को किस करने के लिए कहा जाता है। ये दोनों किस करते हैं। जून दोबारा रोकती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें शादी से पहले बताऊंगी कि वह कौन है। तो आज बताने का दिन आया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करती थी, क्योंकि तुम्हें याद है कि तुमने मेरे लिए बचपन में एक वुल्फ को मारा था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जिसके बाद बचपन में जैसे इन लोगों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से, वैसे ही प्रॉमिस करते हैं और शौक हो जाता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जून ही निकलती है। जिसके बाद ये दोनों भी आपस में खुश होते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। और फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग होती है और सबके सामने ही यह दोनों एक दूसरे को दोबारा किस कर लेते हैं। और फिर इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।